मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। और इस चैनल के माध्यम से मेरा ये प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुँचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सके। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जो अपने खेत की मिट्टी है, ये मिट्टी वास्तविक रूप में चट्टानों के अपक्षय से बनी है। चट्टानें टूटती गई, उनका अपक्षय होता रहा, उसमें मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं, उन खनिजों से ही न्यूट्रिएंट निकलते हैं और यही जो है रूप बनता है मिट्टी का। तो हम ये जो मिट्टी देख रहे हैं, ये खनिज लवणों से भरपूर होती है, इसमें खनिज लवण रहते हैं और इसी पे ही वनस्पति उगती हैं और इसी पे हम फसल उत्पादन करते हैं। और जब इनमें मिनरल्स की, इनकी खनिज की कमी होने लगती है, हमारे तत्व जो है उनकी कमी होने लगती है, तो उसको हम फिर खाद के माध्यम से देते हैं, चाहे हम जैविक खाद दें, चाहे हम रासायनिक खाद दें। आज जो मुख्य बात यह है कि जो भी इसके अंदर तत्व हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो पानी के साथ बह कर के मिट्टी के नीचे चले जाते हैं, जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाते हैं और उनका नुकसान होने लगता है। नुकसान इस रूप में होता है क्योंकि पौधों को वापस नहीं मिल पाते, चाहे ये कैल्शियम है, चाहे मैग्नीशियम है, चाहे सल्फेट है, क्लोराइड है, नाइट्रेट है, बहुत सारे तत्व जो हैं पानी के साथ बह के नीचे ज़मीन में चले जाते हैं। और ऐसी समस्या बलुई मिट्टी में बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें रेत की मात्रा ज़्यादा है, बालू की मात्रा ज़्यादा है। चिकनी मिट्टी में ये समस्या कम होती है। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूँगा कि ऐसा क्यों होता है कि पोषक तत्व पानी के साथ बह कर के ज़मीन के नीचे, मिट्टी के नीचे क्यों चले जाते हैं और इस मिट्टी के अंदर क्यों नहीं फँसते? जो हमारा हमने उर्वरक डाला इस मिट्टी के अंदर रहेगा या चट्टान से या इस मिट्टी के कणों से जो तत्व निकले हैं वो इसी के अंदर क्यों नहीं रहते? वो पानी के साथ बह के जड़ से नीचे क्यों चले जाते हैं? देखिए, ये जो मिट्टी बनी है, ये कई खनिज लवणों से बनी है, कई प्रकार के इसमें चट्टानों के अवयव रहे होंगे और उनको हम सैंड सिल्ट क्ले में डिवाइड कर लेते हैं। ये मिनरल्स होते हैं, कई तरह के मिनरल्स होते हैं और इन मिनरल्स के अंदर नेगेटिव चार्जेस होते हैं, मतलब ऋणात्मक चार्ज होता है, जो धनात्मक आयनों को पकड़ के रखता है। इसी प्रकार से इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, जैवांश पदार्थ भी होता है, उसके अंदर भी ऋणात्मक चार्ज होते हैं, जो धनात्मक आयनों को पकड़ते हैं। जैसे धनात्मक आयन को पकड़ते हैं, उसी प्रकार से मिट्टी के कणों में कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, धन वाले होते हैं, जो ऋणात्मक आयनों को पकड़ते हैं। और थोड़े से धनात्मक आयन ऑर्गेनिक मैटर में भी होते हैं, जैवांश पदार्थों में भी होते हैं। तो चाहे मिट्टी है, चाहे जैवांश पदार्थ है, उसके अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों आयन होते हैं, लेकिन नेगेटिव आयनों की संख्या ज़्यादा होती है, जिस कारण से जो पॉजिटिव वाले मिनरल्स हैं, जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, मैग्नीज है, कॉपर है, इनको पकड़ के रखते हैं। और जो इनके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज हैं, वो नेगेटिव वालों को पकड़ के रखते हैं। जो नेगेटिव आयन होते हैं हमारे, जैसे नाइट्रेट है, सल्फेट है, क्लोराइड है, बोरेट है। तो इस प्रकार के जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, अधिकांशतः जो होते हैं धनात्मक होते हैं। अगर इस मिट्टी के अंदर ऋणात्मक चार्ज ज़्यादा होंगे, मतलब क्ले इस प्रकार का होगा कि उसमें नेगेटिव ज़्यादा हो, तो वो आयनों को, पॉजिटिव वालों को ज़्यादा पकड़ेगा। जैवांश पदार्थ अच्छा होगा, तो जैवांश पदार्थ अच्छा होने की वजह से उसमें बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस होते हैं, कार्बोनिक एसिड्स की वजह से होते हैं, फेनोलिक एसिड्स की वजह से होते हैं, बहुत सारे हाइड्रॉक्सिल आयन्स होते हैं, जो पॉजिटिव आयन को पकड़ते हैं। कुल मिला के मतलब संक्षेप में बात यह है कि जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, चार्ज जो होते हैं, और मिट्टी के अंदर भी इसी तरह के चार्ज होते हैं, जो विपरीत वाले होते हैं, एक दूसरे को पकड़ते हैं। तो ये जो चार्ज है, ऋणात्मक चार्ज जो है, चाहे वो गोबर से आया हो, जैवांश पदार्थ से आया हो, चाहे मिट्टी के क्ले कणों से आया हो, वो अच्छा होगा तो वो कैल्शियम, मैग्नीशियम इन सब तत्वों को पकड़ के रखेगा। अगर हमारी, मान लीजिए हमारी मिट्टी के अंदर ऋणात्मक चार्ज कम हो रहे हैं, क्ले कम है, बालू ज़्यादा हो रही है, तो ऋणात्मक कम हो जाएँगे, तो जो धनात्मक आयनों को पकड़ते हैं, मतलब जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनको पकड़ नहीं पाएँगे और ये पानी के साथ बह के नीचे चले जाएँगे। तो यही कारण होता है कि बलुई मिट्टी में क्ले कम होता है और वो जो हमारे पोषक तत्व उसको पकड़ नहीं पाते, वो मिट्टी के नीचे चले जाते हैं। अब ये जो बलुई की मात्रा अगर ज़्यादा होती जाएगी, तो उनको पकड़ने की क्षमता भी कम होती जाएगी। तो ये जो पकड़ने की क्षमता होती है, इसको बोलते हैं धनात्मक विनिमय क्षमता, और इंग्लिश में इसे कहते हैं कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, सीईसी। ये बहुत एक कॉमन वर्ड होता है एग्रीकल्चर में, जब हम इसकी स्टडी करते हैं सॉइल साइंस में, सॉइल फर्टिलिटी में, सीईसी बहुत बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉइल फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सीईसी ज़्यादा है, मतलब धनात्मक विनिमय क्षमता ज़्यादा है। तो धनात्मक जो हमारे पोषक तत्व हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीज,
जो पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं उनको वो पकड़े रहेंगे मिट्टी के अंदर, वो नीचे नहीं जाएंगे। ये केमिस्ट्री है, ये एक साइंस है। तो सीसी अगर मिट्टी की हमारी अच्छी होती है तो पोषक तत्व जो भी हम देते हैं, चाहे मिट्टी के खुद के बने हों, चाहे हमने खाद के माध्यम से दिए हों, वो मिट्टी के अंदर बने रहते हैं। पानी सिंचाई के पानी के साथ या बारिश के पानी के साथ नीचे उतने नहीं जा पाते हैं, बहुत थोड़े ही जा पाते हैं। तो सीसी जितनी अच्छी होगी हमारी मिट्टी की, उतनी ही अच्छी हमारी सॉइल की फर्टिलिटी होगी। अब ये सीसी जैसे मैंने आपको बताया क्ले से अच्छी होती है और ऑर्गेनिक मैटर से अच्छी होती है। तो अगर हमारी क्ले कंटेंट अच्छा है मिट्टी का तो सीसी अच्छी रहेगी, फर्टिलिटी अच्छी रहेगी। इसी प्रकार से अगर जैवांश पदार्थ अच्छे हैं तो वो भी अच्छे रहेंगे। एक तीसरा प्रभाव पीएच का भी आता है। अगर मृदा अम्लीय होती है तो उसकी सीईसी कम हो जाती है और उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह का नुकसान ज़्यादा होता है, निच्छालन ज़्यादा होता है, उनकी लीचिंग ज़्यादा हो जाती है और वो फर्टाइल नहीं रहती। तो पीएच जैसे जैसे बढ़ती जाती है, 7 से ऊपर थोड़ी जाती है, 8 पीएच तक जो होती है, 7 से 8 पीएच के बीच में ये सीईसी बहुत अच्छी होती है। तो अगर अम्लीय मृदा है तो उसकी सीईसी बहुत खराब होगी। अब 3 हमें कारण नजर आते हैं जिससे कि हमारे पोषक तत्व मिट्टी नहीं रोक पाती। नंबर 1 या तो उसमें क्ले की कमी हो, नंबर 2 उसमें जैवांश पदार्थ की कमी हो, नंबर 3 वो बहुत ज्यादा अम्लीय हो गई हो। अब इसको सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जो क्ले या सैंड सिल्ट की मात्रा होती है प्राकृतिक रूप से होती है, वो किसी क्षेत्र की बदली नहीं जा सकती। हाँ, आप अपने गमले की मिट्टी में या छोटी सी नर्सरी में आप इसको तो बदल सकते हैं, लेकिन मान लीजिए बहुत बड़ा हमारा खेत है और इसके अंदर मान लीजिए सैंड बहुत ज्यादा है तो हम इसको फिर नहीं बदल सकते। ये इकोनॉमिकल नहीं रहेगा, हमें बहुत सारा क्ले बाहर से लाना पड़ेगा जो बहुत महंगा होगा और मिलाना इतना मुश्किल काम होगा। तो ये काम तो हम छोटे क्षेत्र में कर सकते हैं, बड़े क्षेत्र में नहीं कर सकते कि हम क्ले की मात्रा को बढ़ाएं, बलुई मात्रा को कम करें। दूसरा जो कारण मैंने बताया था, जैवांश पदार्थ ज्यादा होंगे तो सीईसी ज्यादा होगी। सीईसी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखिए। तो इस काम को हम कर सकते हैं कि हम ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाएं। अब ऑर्गेनिक मैटर कैसे बढ़ेगा? जैवांश पदार्थों को बढ़ाना पड़ेगा, गोबर की खाद डालिए, कंपोस्ट डालिए, मुर्गी की खाद डालिए, जो भी आपको खाद मिलती है, फसल के अवशेष मिलाइए, पत्तियां मिलाइए, मतलब कुल मिला के आपको किसी भी प्रकार से अपने खेत में जैवांश पदार्थों की मात्रा बढ़ानी है तो आप जो भी खाद वगैरह डालेंगे या जो उसमें प्राकृतिक रूप से जो तत्व हो उसके अंदर बने रहेंगे, उनका नुकसान कम होगा। तीसरा उपाय ये कर सकते हैं कि अगर आपके क्षेत्र की खेत की मिट्टी अम्लीय हो रही है, एसिडिक हो रही है, पीएच 7 से नीचे जा रही है, 4, 5, 6 के आसपास है, तो आप उसको सुधारिए, चूना डाल के सुधारिए, उससे 7 के आसपास लाइए। और जब पीएच 7 के आसपास रहेगी तो उसकी सीईसी भी बहुत अच्छी रहेगी। तो 8 पीएच तक कोई दिक्कत नहीं होती। उससे ऊपर जैसी पीएच ज़्यादा जाएगी तो फिर सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर सीईसी कम हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा पीएच होना, बहुत कम पीएच होना भी सीईसी को प्रभावित करता है। तो आपको समझ में आया होगा कि मिट्टी कैसे रोकती है पोषक तत्वों को अपने अंदर जो हम डालते हैं। तो सीईसी के कारण रोकती है, धनात्मक विनय क्षमता के कारण रोकती है। सीईसी उसके क्यों आती है? सीईसी उसमें प्रेजेंट जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं मिट्टी के अंदर उसके कारण आती है। और ये नेगेटिव चार्जेस क्यों आते हैं? क्ले के कारण आते हैं और ऑर्गेनिक मैटर के कारण आते हैं। तो ये आपको संक्षेप में मैंने बताने की कोशिश की कि अगर हमारे खेत की मिट्टी की सीईसी कम होगी तो हमारे खेत का पोषक तत्वों का नुकसान भी बहुत ज़्यादा होगा। आप चाहे यूरिया डालें, डीएपी डालें, एमओपी डालें, कोई भी खाद डालें, वो रुकेगी नहीं मिट्टी के अंदर, वो पानी के नीचे चली जाएगी। बलुई मिट्टी की जैसे मैंने आपको बताया, बलुई मिट्टी जो होती है उसमें सीईसी बहुत कम होती है। यही कारण होता है, पानी तो जल्दी जाता ही जाता है, उसके साथ न्यूट्रिएंट भी चले जाते हैं, रुक नहीं पाते। जबकि क्ले की मात्रा अगर ठीक है, बहुत ज़्यादा क्ले होना भी नुकसान होता है। ऐसा नहीं बिल्कुल क्ले बिल्कुल चिकनी हो जाए तो उसके अंदर पानी ही भरा रहेगा, उसके अंदर फिर वायु संचार नहीं होता। क्ले और सिंड की प्रोपोर्शन बराबर होना चाहिए ताकि उसके अंदर वायु संचार भी रहे और नमी की मात्रा भी रहे। लेकिन क्ले मिनरल्स की बात हो रही है, ये क्ले मिनरल्स जो होते हैं वो बहुत हैं, स्मेक्टाइट है, क्लोनाइट है, मोंटमोनोनाइट है, बहुत होते हैं। तो इनके अंदर क्षमता होती है, सीईसी ज़्यादा होती है। अब क्ले भी कई प्रकार के होते हैं, उनकी सीईसी भी अलग अलग होती है। वो तो एक बहुत फिर डिटेल वाली बात हो जाएगी। लेकिन हमको केवल इतना समझना है कि अगर हम अपने खेत की अम्लीय मिट्टी को सुधारें और हम जैवांश पदार्थों को सुधारें, उनकी मात्रा बढ़ाएं, तो हम अपने खेत के अंदर पोषक तत्वों को काफ़ी समय तक रोक सकते हैं और अपने खेत की उर्वरा क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और जो भी हम फर्टिलाइजर डालेंगे उसका हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अगर सीईसी कम होती है तो हम फर्टिलाइजर तो डालते जाते हैं, उसका रिस्पांस हमें नहीं मिलता, हमें लगता है खाद बेकार है या हम डालने का तरीका गलत है, तो हमारे पैसे की वेस्टेज होती है। तो अपने खेत की मिट्टी की सुधारने का प्रयास कीजिए ताकि उसकी सीईसी बढ़े, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़े, ताकि आपकी भूमि फर्टाइल रहे, उर्वर रहे और अच्छा उत्पादन मिल सके। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। इस प्रकार की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको सही जानकारी मिले और खेती में लाभ ले सकें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और चैनल में एक प्लेलिस्ट है कृषि किसान, जो खास तौर से किसान भाइयों के लिए बनाई है, उस प्लेलिस्ट के लेक्चर्स को जरूर देखें। धन्यवाद।